हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निशिता सोनी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट आर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और आज हम स्टडी करेंगे सोशल फार्मेसी का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या होता है कि सोशल फार्मेसी होती क्या है। सोशल फार्मेसी आपका एक नया सब्जेक्ट है जो कि अभी डिप्लोमा में इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर बेसिकली हम जो फार्मेसी है, फार्मेसी का जो सोशल एक्सपेक्ट है उसको पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। जैसे बेसिकली सोशल फार्मेसी का जो एक डेफिनेशन आता है उसमें बेसिकली आप स्टडी करते हो मेडिसिन्स का रोल। तो रोल ऑफ मेडिसिन्स आप यहाँ पर स्टडी करते हो, रोल ऑफ मेडिसिन्स ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पर्पस से। और वो कौन कौन से पर्पस हैं? एक तो आपका सोशली आप चेक करते हो कि आपका मेडिसिन का रोल आप किस तरीके से सोशली उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखते हो साइंटिफिकली, एंड द लास्ट इज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव दैट मीन्स बेसिकली सोशल फार्मेसी डील्स विथ, या फिर सोशल फार्मेसी में आप स्टडी करते हो। सोशल फार्मेसी बेसिकली इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दैट इज सोशल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। दैट मीन्स कि मेडिसिन्स का रोल सोशली, दैट इज़ आपका सामाजिक तरीके से, सोशल पर्पस से आप मेडिसिन्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। साइंटिफिकली किस तरीके से आप मेडिसिन्स का जो रोल है आपको वो पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टडी करना होता है। सोशल फार्मेसी बेसिकली ये सब्जेक्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए आपका सिलेबस में स्टार्ट हुआ है, ताकि हर पर्सन को बेसिक जो मेडिसिन्स का नॉलेज है उसको मिले। और बेसिकली जैसे आप अपना स्कूल लेवल पे आप सोशल साइंस पढ़ते हो, जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जो भी है ज्योग्राफी, इन सब के बारे में स्टडी मिलती है, वैसे सोशल फार्मेसी में आप बेसिकली ड्रग की स्टडी को आपको स्टार्ट किया जाता है। ड्रग की स्टडी के बारे में आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक सोशल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। जैसा कि आप एक सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हो, सोशल साइंस में पढ़ते हो, सिमिलरली आप सोशल फार्मेसी में फार्मेसी का जो भी एक सोशल एक्सपेक्ट है उसके रिगार्डिंग जो भी मेडिसिन का कंज्यूमर से लेकर और जो उसका मैन्युफैक्चरर है, फार्मासिस्ट है, उन सब के लिए जो भी आपके उसमें पैरामीटर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, वो आप सोशल फार्मेसी में यहाँ पर स्टडी करते हो। ओके, तो बेसिकली सोशल फार्मेसी का डेफिनेशन आपका यही होता है। सोशल फार्मेसी डील्स विद द रोल ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोशल फार्मेसी बेसिकली आपकी कंसर्न होती है। सोशल फार्मेसी में आप बेसिकली कंसर्न करते हो आपके मेडिसिन की कुछ चीज़ों को, दैट इज़ जो भी आपके बिलीव है मेडिसिन्स को, मेडिकेशन को लेकर जो भी बिलीव है, उनके रूल्स है, रेगुलेशन है, कोई भी उसके लिए पैरामीटर्स है कि आपको कोई मेडिसिन लेने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स को आप यहाँ पर स्टडी करते हो। सोशल फार्मेसी उन सबके साथ कंसर्न होती है। बेसिकली जैसे आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में हर एक सेकंड पर्सन आपका अपने आप में डॉक्टर है। अगर आप उसको बोलोगे मुझे ये हो रहा है तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बता देगा। खांसी हो रही है तो अदरक ले ले, कुछ भी आपको कोई ना कोई वो आपको अपना रिजल्ट बताएगा, भले ही वो मेडिकल फील्ड से हो या फिर नॉन मेडिकल फील्ड से हो। तो बेसिकली सोशल फार्मेसी में वो चीज़ जो आपका एक पर्सन, एक नॉर्मल ह्यूमन आपको बता रहा है, उसी को थोड़ा और कंसाइजली और प्रिसाइजली बताना है। दैट इज़ कि अगर आपको खांसी हो रही है, आपको अदरक लेनी है, तो किस क्वांटिटी में अदरक लेनी है, कब लेनी है। तो बेसिकली और उन चीज़ों को आप थोड़ा क्लासीफाई करते हो, उनको और उनकी एक्यूरेसी की तरफ उसमें जाते हो। सोशल फार्मेसी में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्लियर है? वैसे ही सोशल फार्मेसी आपको क्या करता है, फार्मेसी प्रोफेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फार्मेसी प्रोफेशन में बेसिकली आपका ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है। सोशल फार्मेसी प्रोफेशन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कैरी करता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मेडिकेशन के रिगार्डिंग होती है, मेडिकेशन के रिगार्डिंग आपके कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी पर्टिकुलरली आपके जो फार्मासिस्ट हैं उनकी यहाँ पर बात होती है, फार्मासिस्ट की। क्लियर? सोशल फार्मेसी में बेसिकली फार्मेसी प्रोफेशन में जो सोशल फार्मेसी है वो बेसिकली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक केयर करती है कि जो भी आपके कंज्यूमर से लेकर हेल्थ प्रोफेशनलिज्म, फार्मासिस्ट और कंज्यूमर दोनों के बीच में जो भी मेडिकेशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर सोशल फार्मेसी लेती है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी का स्कोप, बेसिक मेजर स्कोप इसका यहाँ पर यही आता है कि जो आपकी मेडिकेशंस की यूज़ है, यूज़ ऑफ मेडिकेशन
उसको यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, उसका एक पर्टिकुलर ज़्यादा टेक केयर किया जाता है दो पर्सपेक्टिव में। अभी मैंने बताया, एक तो आपकी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में एंड नेक्स्ट इज़ हेल्थ प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव में। और हेल्थ प्रोफेशनल में भी पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात करते हैं फार्मासिस्ट की। सोशल फार्मेसी का स्कोप हमने देखा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सोशल फार्मेसी के आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली क्या करना है, सोशल फार्मेसी में आपको सोशल फार्मा की जो भी एक बेसिक एजुकेशन है वो आपको पीपल्स को देनी है, पीपल को उसकी नॉलेज देनी है, उनको अवेयर करना है पर्टिकुलर फार्मेसी मेडिकेशंस के बारे में, उनके डोजेज के बारे में, उनके यूजेज के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक फार्मासिस्ट का एक रोल है कि उसको पीपल को अवेयर करना है इन सारी चीज़ों के लिए। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको डिफरेंसेस देखने हैं। आप क्या करोगे, अपना सोशल फार्मेसी का आपने पहले अपना एजुकेशन दे दिया, ठीक है। एजुकेशन देने के बाद में आप डिफरेंस करोगे कि पहले जो लोगों में नॉलेज थी उसका कंपेयर करोगे, उन दोनों का डिफरेंस और कंपेयर है जो उनको स्टडी करोगे। नेक्स्ट जो भी आपकी सोशल फार्मेसी की एजुकेशन होती है उसको आप एनालाइज करते हो। एनालाइज करना बेसिकली डिफरेंस करके ही दो पार्ट्स को एनालाइज करना है कि पहले क्या था और अब क्या रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि जो भी आपकी रेंज और स्कोप थी टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे सोशल फार्मेसी जो आपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने लोगों को अवेयर किया, नॉलेज दी, अपने मेडिसिन की, उनकी बिलीव की, जो भी आपका यूजेज है सोशली, साइंटिफिकली और ह्यूमैनिटिक पर्सपेक्टिव से जो भी आप बेसिकली सोशल फार्मेसी की नॉलेज आप दे रहे हो उसका आपका स्कोप देखना है और ऑब्जर्व करना है कि जो भी आपने स्टडीज़ नॉलेज आपको दी है उसका क्या स्कोप यहाँ पर आपके पास रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल फार्मेसी में जो रिसर्च है, सोशल फार्मेसी रिसर्च। सोशल फार्मेसी रिसर्च में कौन सी ऐसी बॉडी है जो इन सारी रिसर्च को स्टडी करती है, तो उसमें आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, एक बॉडी आती है, दैट इज़ HSR, हेल्थ सर्विस रिसर्च। हेल्थ सर्विस रिसर्च बेसिकली क्या है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जो कि आपकी सोशल फार्मेसी रिसर्च की जितनी भी सारी रिसर्च है उस सारे पार्ट को पर्टिकुलरली स्टडी करती है। इसमें क्या है, हेल्थ सर्विस रिसर्च में क्या करेगी, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर डिजीज़ के जितने भी एक्सटेंट है उसकी, जो भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में सारा कुछ स्टडी करती है। तो ये सारी जो है, और फिर ये सब क्या करेगी, अपने गवर्नमेंट को बताएगी, फिर गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी अपना एक स्टेप उठाएगी, जो भी मेडिकेशन देनी है उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में उस डिजीज़ का जो भी आपका एपिडेमियोलॉजी है उसको आपको कैसे रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, HSR हेल्थ सर्विस रिसर्च बेसिकली आपकी लिंक्ड होती है कम्युनिटी सर्विस से, कम्युनिटी पॉपुलेशन। तो बेसिकली जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी की जो हेल्थ है उसको बेसिकली ये इंक्रीज करता है, कम्युनिटीज़ हेल्थ। HSR बेसिकली एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आपकी नंबर ऑफ डिजीज़ का या फिर उस डिजीज़ का पर्टिकुलर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसमें मेडिकेशन दे रहे हो, उसमें डायग्नोस करने के लिए जो भी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को स्टडी करती है, उसका एक डेटा बनाती है और फिर उसको एक जो हायर आपका गवर्नमेंट है या फिर एक हायर अथॉरिटीज़ आपके पास हैं उन तक ये सारा डेटा आपका पहुंचाती है। डेटा जब उनके पास सारा पहुंच जाता है तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी डिजीज़ है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या जो भी वहाँ पर मेडिकेशन आपको देनी है उन सब के बारे में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो डिस्कस करती है। तो बेसिकली HSR एक बिल्कुल वो बॉडी है जो क्या करती है, आपकी कम्युनिटी की हेल्थ को इंक्रीज़ करती है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग हैं उनकी हेल्थ को और बेटर बनाती है, बेनिफिशियल बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल फार्मेसी की। जब आप एजुकेशन दे रहे हो लोगों को, जब आप इसके बारे में अवेयर कर रहे हो, तो बेसिकली आप किस चीज़ की एजुकेशन देते हो, जब आप SP सोशल फार्मेसी का एजुकेशन दे रहे हो तो जो भी आपका डिजीज़ था, जो भी HSR में हमने देखा, तो वो डिजीज़ देखती है, ड्रग देखती है, उस ड्रग का डोसेज फॉर्म क्या है, कौन सी डोसेज फॉर्म में दी जा रही है, उसका रूट क्या है, ये सारी चीज़ें, या ड्रग और डिजीज़ से रिलेटेड, पर्टिकुलरली ड्रग और डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी आपके पैरामीटर्स होते हैं सोशल फार्मेसी में, आपको पर्टिकुलरली उस पार्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है, उन्हें इस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज देनी है। जैसे अगर आप किसी एक अपना थोड़ा बैकवर्ड रूरल एरिया देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, वो हेल्थ के बारे में इतना कुछ भी नहीं सोचते हैं। जैसे अभी हमारे पास कोविड आया था, कोविड में उन्होंने सोचा कि गाँव में तो कोविड वगैरह कुछ नहीं है, कोविड जो भी है शहर में है। तो
बेसिकली वहाँ पर नॉलेज की कमी थी। और फिर जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन के लिए भी हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, ये कुछ कर देगी, ये साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर लोगों में नॉलेज की कमी थी। तो बेसिकली सोशल फार्मेसी में क्या करना है, आपको ड्रग और डिजीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट करना है। उनको जो भी दवाइयाँ, वैक्सीनेशन जो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहे हो, उन सब के लिए आपको लोगों को एजुकेट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट का यहाँ पर पर्टिकुलर क्या रोल रहता है। सोशल फार्मेसी में रोल ऑफ फार्मासिस्ट का पर्टिकुलर क्या रोल रहता है। एक फार्मासिस्ट का यहाँ पर क्या क्या काम होता है। ऑब्वियसली सबसे पहला फार्मासिस्ट का काम है कि उसको पॉपुलेशन के बारे में लोगों को गाइड करना है, कि पॉपुलेशन जो है आपकी वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको आपको रिड्यूस करवाना है, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है, नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी है कि पॉपुलेशन रिड्यूस करें, हम कम से कम पॉपुलेशन रखें एक पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट आपका फार्मासिस्ट का रोल होता है डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्ड प्रोग्राम। बेसिकली फार्मासिस्ट क्या कर सकता है कि ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट करवा सकता है, ऐसे कैंप लगा सकता है जहाँ पर वो क्या करे, लोगों को डिजीज़ की प्रिवेंशन के बारे में नॉलेज दे कि ये कोई भी डिजीज़ है, जैसे कोविड है तो कोविड अब आया है तो कोविड कैसे फैल सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है, 6 फीट की दूरी रखनी है, मास्क वेयर करना है, खांसी जुकाम वाले लोगों से दूर रहना है। ये सारी चीज़ों में बेसिकली आप डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, वो सारे कैंप में वो लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकता है। या फिर किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कोई भी पर्टिकुलर डेंगू, मलेरिया या कोई भी डिजीज़ है, उसके बारे में कि आप उससे कैसे बच सकते हैं, तो फार्मासिस्ट का बेसिक एक ये भी रोल होता है कि वो उन प्रोग्राम्स को स्टार्टअप करता है और लोगों को इसके बारे में, प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट करता है। और इफ़ अगर डिजीज़ हो जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, कि आपको कौन सा फ्रूट इनटेक करना चाहिए, कौन सा मेडिकेशन लेना चाहिए, या फिर कब आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, या फिर कब आप अपनी होम रेमेडीज से ट्रीट हो सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आप क्या आता है, नेक्स्ट इसके बाद है डेवलप हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। सेम ही आपको एक ऐसा प्रोग्राम अपना स्टार्ट करवाना है, उसमें आप लोगों को अपनी हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता सकते हो कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन या पॉपुलेशन में जो डिजीज़ है उससे फ्री, उससे प्रिवेंशन आपको कैसे मिल सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट में आता है कि आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एनी न्यू ड्रग, या फिर कोई भी आपकी नई ड्रग एंटिटी आपके पास मॉलिक्यूल में आई है। तो जैसे कि अगर आपका कोविड का वैक्सीन आया था, तो कोविड का वैक्सीन लेने से बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया था कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, इसका ये साइड इफेक्ट है, ये वो ब्ला जो भी है। इसके बारे में क्या करना है, आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना है। कोई भी नया ड्रग, वैक्सीन या जो भी मार्केट में आया है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, जो कि आपकी कम्युनिटी के लिए बेस्ट है, कम्युनिटी के लिए वो फेवरेबल है, तो उस चीज़ के बारे में एक फार्मासिस्ट का रोल है कि वो वहाँ पर अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे, लोगों को इसके बारे में अवेयर करे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट आपके रोल में आता है कि जो भी ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट आता है आपका। प्रोक्योरमेंट मीन्स अगर कोई भी आप एक रूरल एरिया में अगर आप फार्मासिस्ट हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, या फिर आपका कोई भी अपना खुद का क्लिनिक है, तो वहाँ पर जो भी आपका डोजेज है, मेडिकेशंस हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट करवाना, बेसिकली उनको अलग अलग शॉप से या फिर होलसेलर से उनको परचेज़ करना। ठीक है, ये भी एक फार्मासिस्ट का रोल होता है। नेक्स्ट आपके फार्मासिस्ट का रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग करवाना। जो भी जैसे आपका वैक्सीन, मेडिकेशन बनती हैं, तो ये सब कौन बनाते हैं, फार्मासिस्ट ही बनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में उनकी डिस्पेंसिंग, ऑब्वियसली जब आपका मेडिकेशन बन गया है तो उसकी डिस्पेंसिंग करवाना, उसको पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना विद द नॉलेज कि उसको कब आपको वो मेडिकेशन लेना है, कब उसको देना है, किस टाइम पे लेना है, बिफोर फूड और आफ्टर फूड। ठीक है, तो ये सारे रोल्स आपके फार्मासिस्ट के होते हैं। और इसी के साथ में फार्मासिस्ट का एक ये रोल भी रहता है कि आपको उसको एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना है। इफ़ एनी, अगर किसी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके साथ अगर कोई एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट है तो उसके बारे में आपको पेशेंट्स को अवेयर करना है, अगर वहाँ पर कोई साइड इफेक्ट अवेलेबल है तो। क्लियर? तो ये सारे कुछ पर्टिकुलर आपके फार्मासिस्ट के रोल होते हैं एक रूरल एरिया में, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में जहाँ पर आपको सोशल फार्मेसी को एजुकेट करना है, तो वहाँ पर आप ये कुछ फॉलोइंग रोल्स को स्टडी करते हो, या फिर ये एक फार्मासिस्ट के सारे रोल्स होते हैं जो कि एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सबको वो फुलफिल करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, बेसिकली हेल्थ क्या है? हेल्थ मीन्स बेसिकली हेल्थ का पूरा प्रॉपर मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज़।
कि कोई भी पर्सन जिसमें डिजीज़ नहीं है, वो डिजीज़ फ्री है, तो बेसिकली वो पर्सन आपका हेल्दी पर्सन कहलाएगा। ट्रेडिशनली ऐसा ही माना जाता था पहले के टाइम पे, जिसको भी जो भी कोई पर्सन है अगर वो डिजीज़ फ्री है तो वो पर्सन हेल्दी कंसिडर किया जाता था। क्लियर। हेल्थ जो आपकी टर्म है वो आई है एक टर्म से हेल्थ। हेल्थ आपका एक इंग्लिश टर्म है, इसका मीन्स होता है बीइंग साउंड। बीइंग साउंड मीन्स जैसे एक आपको साउंड है, साउंड बेसिकली आपकी दो टाइप्स की होती है। एक साउंड जो आपको प्लीजेंट लगती है, आपके ईयर्स को वो प्लीजेंट लगती है, वो सुनना आपको पसंद है। दूसरा सिमिलरली एक दूसरा साउंड जिससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली बीइंग साउंड मीन्स यहाँ पर वो वाला साउंड है जो कि आपको प्लीजेंट है। जैसे अगर कोई ढोल बजा रहा है या फिर कोई एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो वो आपको प्लीजेंट लगेगा। बट अगर किसी पर्सन को वो बजाना नहीं आता और वो बस उसको ऐसे ही छेड़ रहा है, तो वो साउंड आपको इरिटेट करेगी। तो पर्टिकुलरली हेल्थ इस टर्म से आई है, हेल्थ टर्म से, जो कि आपका एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब है बीइंग साउंड। मतलब हेल्थ बेसिकली साउंड बॉडी के साथ आपकी साउंड माइंड, मतलब बेटर जो भी आपका प्लीजेंट बॉडी है और उसी प्लीजेंट बॉडी में आपका प्लीजेंट माइंड, तो वो चीज़ जब आपकी अवेलेबल है तो वो चीज़ आप एक हेल्दी कंसिडर करते हो। क्लियर। तो हेल्थ मीन्स बेसिकली आपकी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होती है। जिस भी पर्सन को कोई भी डिजीज़ नहीं है तो वो पर्सन आपका हेल्दी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या डेफिनेशन देती है कि एक ऐसी स्टेट, किसी भी पर्सन की एक ऐसी स्टेट जो कि आपका फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, इन सारे पैरामीटर्स के साथ में या फिर इन सारे डायमेंशंस के साथ में जो पर्सन है वो आपका हेल्दी रहे, और इसके साथ साथ में एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब बेसिकली आपकी हेल्थ की डेफिनेशन ट्रेडिशनली क्या थी कि किसी पर्सन को अगर डिजीज़ नहीं है तो वो पर्सन आपका हेल्दी कंसिडर होगा। क्लियर। कि अगर कोई पर्सन है उसको कोई भी बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। बट अगर उस पर्सन को कोई मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकली उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी सोशली उसको पैरामीटर्स वो नहीं मिल रहे जो एक हेल्दी पर्सन को मिलने चाहिए, तो पहले के टाइम पे वो भी हेल्दी कंसिडर होता था। हेल्दी मीन्स सिर्फ इतना था कि बस उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो पर्सन हेल्दी है। बट अकॉर्डिंग टू WHO ने ये कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि एक पर्सन आपका हेल्दी तभी कंसिडर हो सकता है जब आपको उसको फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये सारे पैरामीटर्स के साथ में भी वो फ्री हो, और एब्सेंस ऑफ डिजीज़, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ भी उसके पास वहाँ पर रहे। क्लियर। बेसिकली जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर उसको फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, लाइक उसका वेट गेन है या फिर कोई डिजीज़ नहीं है बट उसका वेट ज़्यादा है, वो ओबेज है या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो हेल्दी पर्सन कंसिडर नहीं होगा। सिमिलरली वो पर्सन पूरा हेल्दी है, उसकी फिजिक भी पूरी ठीक है बिल्कुल, बट उसको मेंटली स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है, या मेंटली उसको डिप्रेशन है, कोई भी चीज़ें हैं, तो वो एक पर्सन हेल्दी कंसिडर नहीं होगा। सेम अगर वो सोशल में उसको जो समाज है बेसिकली वहाँ पर उसको एक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो वो डिज़र्व करता है, वो चीज़ें उसको वहाँ पर नहीं मिल रही, तो वो भी एक हेल्दी पर्सन कंसिडर नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू WHO ने कहा है कि डिजीज़ से तो वो पर्सन फ्री होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ फिजिकली, मेंटली और सोशली, इन सारे पैरामीटर्स में भी वो पर्सन पूरा फिट होना चाहिए, पूरा हेल्दी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फुलफिल होगी तभी वो एक पर्सन आपका हेल्दी पर्सन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट आते हैं कुछ हेल्थ के। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है आपका बायोमेडिकल, नेक्स्ट आपका इकोलॉजिकल, नेक्स्ट इज होलिस्टिक एंड लास्ट इज साइकोलॉजिकल। बेसिकली आपके पास हेल्थ के 4 ये कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपके सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या आता है कि जो पर्सन ऑब्वियसली डिजीज़ से तो फ्री हो ही हो, और उसके साथ साथ में कोई भी उसको जो बायोलॉजिकली डिजीज़ है उन सारी चीज़ों से वो फ्री रहना चाहिए। क्लियर है। तो वो आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आएगा। बेसिकली इसके अंदर आपकी वो फिजिकल हेल्थ आ जाएगी, फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ करने के लिए क्या होगा, एक पर्सन को गुड फूड चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, उसको प्रॉपर स्लीप चाहिए, प्रॉपर उसको एक्सरसाइज चाहिए,
तो ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें एक पर्सन को चाहिए अगर उसको फिजिकली या फिर बायोमेडिकली फिट होना है। तो बायोमेडिकली अगर उसे हेल्दी कंसीडर होना है तो उसे फिजिकल अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अच्छा फूड इंटेक करना पड़ेगा, जंक फूड इंटेक नहीं करना है, साथ साथ में एक्सरसाइज करनी है, फ्रूट्स लेना है, जूस लेना है, जितने भी आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स को उसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट आपके पास आता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में बेसिकली आप स्टडी करते हो इमोशनली। इकोलॉजिकल में इमोशनल पैरामीटर्स को, पर्सन के इमोशनल पैरामीटर्स को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। इमोशनल पैरामीटर्स में बेसिकली क्या होगा, इमोशनल पैरामीटर जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रैदर देन कि बस ठीक है अगर वो डिजीज़ फ्री है बट इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वीक है तो वो पर्सन हेल्दी कंसिडर नहीं होगा। तो इमोशनली पर्सन को फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। क्लियर। इमोशनल में बेसिकली अगर किसी ने आपको, किसी थर्ड पर्सन ने आपको कुछ कह दिया उसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो बेसिकली किसी और की वजह से अगर एक पर्टिकुलर पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो इमोशनली फिट नहीं है, क्योंकि इमोशन आपका है तो उसके ऊपर सिर्फ आपका राइट है कि आपको उसको किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, उसे इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, या जो भी है आपको पर्टिकुलरली अपनी इमोशनल या फिर मेंटल स्ट्रेस के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आने देना है। क्लियर। इकोलॉजिकल में इसी के साथ साथ में आपका कोई भी अगर एनवायरमेंटल है, एनवायरनमेंट अगर आपका चेंज हुआ है तो उस एनवायरनमेंट में आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट या फिर कोई पेन। क्लियर। जैसे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को आपने चेंज किया है, अगर आप अपना लोकेलिटी छोड़कर किसी और एनवायरनमेंट में गए हो जहाँ का एनवायरनमेंट आपका फेवरेबल नहीं है, तो अगर वहाँ पर डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है या पर्टिकुलर आप वहाँ पर कोई किसी भी चीज़ का पेन आपको हो रहा है, आपको वहाँ का डाइट सूट नहीं किया है, वहाँ का पानी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली इकोलॉजिकल पैरामीटर में ही आती है। क्या होता है वहाँ पर बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर और एक मैन का जो पर्टिकुलर फैक्टर है, मैन और एनवायरनमेंट के बीच में एक ब्रिज या फिर एक बैलेंस चलाना ही बेसिकली आपका क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आता है। इसके अंदर मैन और आपका एनवायरनमेंट में, मैन और एनवायरनमेंट में आपका पर्टिकुलर जो भी बैलेंस है वो आपका वहाँ पर रहना चाहिए। अगर मैन ने अपना कोई भी लोकेलिटी एनवायरनमेंट चेंज किया है तो वहाँ पर उसको डिस्कम्फर्ट, पेन, ये सारी चीज़ें फील नहीं होनी चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें उसको फील होती है तो वो पर्सन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अनफिट है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल की। साइकोलॉजिकल में बेसिकली वो पर्सन आपका सोशली फिट होना चाहिए, सोशली, पॉलिटिकली, इन सारे पैरामीटर्स के साथ में वो हेल्दी होना चाहिए, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिकली बेसिकली मतलब अगर कोई पर्सन है तो वो फिजियोलॉजिकली, अगर फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर वो हेल्दी है, दैट मीन्स क्या है, वो पर्सन सोशली भी फिट है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ऑक्यूपेशनली, ये सारी चीज़ें वो फ्री है। बेसिकली जैसे सोशली मार्केट में मींस बेसिकली जो आपका समाज है, बेसिकली उस समाज में आपको जो रिस्पेक्ट है, आप रिस्पेक्ट अपना, पहले आप रिस्पेक्ट दीजिए फिर लीजिए। तो बेसिकली सोशली आपका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपका मेंटेन रहना चाहिए। पॉलिटिकल पर्पस से, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल पर्पस से, ये सारी चीज़ों के साथ अगर कोई पर्सन फिट है तो वो क्या है, फिजियोलॉजिकली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो पर्सन आपका फिट है। नेक्स्ट आपका होलिस्टिक आता है। होलिस्टिक में आपके तीनों पैरामीटर्स कंबाइन होकर आ जाते हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स आपके एक साथ आ रहे हैं, बट इन सारे पैरामीटर्स में अगर कोई पर्सन हेल्दी है दैट मीन्स वो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो पर्सन आपका हेल्दी कंसिडर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट के साथ ही बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ बेसिकली आपकी हेल्थ के जो डायमेंशंस हैं वो दो पार्ट में होती हैं, एक आपकी मेडिकल होती है, एक आपकी नॉन मेडिकल होती है। जो आपकी मेडिकल है उसमें आपके जो डायमेंशंस आते हैं वो आता है आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में स्टडी किया था ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट आपका नॉन मेडिकल में आता है। नॉन मेडिकल डायमेंशंस आपकी होती हैं स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल पर्टिकुलर उस चीज़ से, स्पिरिचुअल, इमोशनल और इमोशनली। नेक्स्ट इसी के साथ में ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल। ये सारे डायमेंशंस बेसिकली आपके नॉन मेडिकल में होते हैं। तो जैसा आपने देखा है मेडिकल में आपके पास है डायमेंशंस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल हेल्थ पर्सन की
हेल्दी होगी। दैट मीन्स जो कि हमने किस में स्टडी किया था, डायमेंशन कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में आपका आ रहा था फिजिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ आपके पर्सन की जो है वो फिट है। फिजिकल मीन जो भी उसका फिजिकली वो बैलेंस डाइट ले रहा है, जो भी हमने पैरामीटर्स अभी उस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी किए थे, वो सारे पैरामीटर्स आपके फिजिकल के अंदर आते हैं। बैलेंस डाइट है पर्सन की, उसकी हार्ट रेट अच्छी है, उसका वेट सही है, एज के अकॉर्डिंग उसका वेट, हाइट, ये सारे पैरामीटर्स उसके फुलफिल है। तो जो भी ये पैरामीटर्स आपके फिजिकली आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें फिट है, तो वो बेसिकली क्या है, वो पर्सन आपका फिजिकली फिट है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल। मेंटल मीन्स कोई भी उसका स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो पर्सन मेंटली आपका अनफिट है, एंड अकॉर्डिंग टू WHO भी वो पर्सन आपका अनफिट या फिर अनहेल्दी ही कंसिडर होगा, ठीक है। और सोशल के साथ में, सोशली जो भी हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी आपका सोशल इम्पैक्ट है, सोशल एस्पेक्ट जो है आपका बाहर मार्केट में, वो चीज़ भी आपकी हेल्दी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सोशल पैरामीटर्स में या फिर सोशल डायमेंशंस के अंदर आती है। नेक्स्ट इसी के साथ आपकी नॉन मेडिकल आती है। नॉन मेडिकल है तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है मेडिकल या फिर हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा हटके है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली आपका जो भी एक बॉन्ड है पर्टिकुलर गॉड के साथ, जो आपका परमात्मा के साथ में एक बैलेंस है, वो जैसे आप भगवान को याद करना, नहीं करना, ये सारी चीज़ें भी नॉन मेडिकल डायमेंशंस के अंदर आती है। नॉन मेडिकल है इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया है। नेक्स्ट इमोशनली, इमोशन जैसे आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी लाइफ के लिए। अगर आप सैड हो, अपसेट हो, हैप्पी हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनली। ऑक्यूपेशनली मीन्स जिस भी वर्क प्लेस पर आप अभी काम कर रहे हो, उस वर्क प्लेस पे आपके कोवर्कर्स के साथ में आपका कैसा बॉन्ड है, कैसा रिस्पॉन्स है, वहाँ पर आपकी क्या रिस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें आपके नॉन मेडिकल डायमेंशन के ऑक्यूपेशनल पार्ट में आती है। वोकेशन में बेसिकली आपका आता है कि कोई पर्सन जो है उसको फाइनेंशियल गेन ले रहा है, कि ऐसा नहीं है कि वो बस बैठा है और उसके फादर इनकम कर रहे हैं तो वो बच्चा बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। उस पर्सन को पर्टिकुलर खुद भी अपना सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना, वो आपका वोकेशनल डायमेंशन के अंदर आता है। और नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल है। एनवायरमेंटल में बेसिकली वही आता है, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के साथ में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, वैसे ही वो आपका एक हेल्थ में आता है, जो कि हमने यहाँ देखा था अभी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में एक एनवायरमेंटल और मैन के बीच में जो भी एक बैलेंस हमारा चल रहा था, वही आपके इधर एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट में सेम चलता है। मैन और एनवायरमेंटल के बीच में जो भी एक बैलेंस है, वो आपका इधर मेंटेन रहना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स आपके नॉन मेडिकल पैरामीटर्स या फिर नॉन मेडिकल डायमेंशंस होते हैं हेल्थ की। और डायमेंशंस में मेडिकल में आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इस पार्ट में जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है, इस पार्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि उसके जो डिफरेंट रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। क्लियर है। तो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बाद में हमारे पास आती हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का ये मतलब है कि आपकी जो हेल्थ है वो किन किन चीज़ों से डिटरमाइन की जा सकती है, या किस किस के ऊपर वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है। तो अगर किसी पर्सन की हेल्थ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इल है, या फिर उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा गुड है या फिर पुअर है, दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो एक पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा गुड है। तो इन दोनों केस में हम उस पर्टिकुलर पर्सन को ना तो ब्लेम कर सकते हैं और ना ही उस चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर उसको क्रेडिट दे सकते हैं कि तुम्हारी गुड हेल्थ के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि एक पर्सन की हेल्थ के लिए कई सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। दैट इज़ एक पर्सन की इंडिविजुअल हेल्थ के लिए आपके पास कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट, कि बेसिकली सोशली और एनवायरमेंटली या इकोनॉमिकली आपकी जो हेल्थ है ऑब्वियसली वो उस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। एक इंडिविजुअल के साथ साथ में आपका जो अदर सोशली और ये फिजिकल, केमिकल, जितना भी एनवायरमेंटल इफेक्ट है उनके साथ साथ में भी आपकी हेल्थ वेरी करती है। और उसी के साथ में आपका एक फिजिकल एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट भी एक पर्टिकुलर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। और इसी के साथ साथ में जो आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है, तो बेसिकली मैंने ये कहा कि अगर किसी की हेल्थ या तो पुअर है या फिर गुड है,
तो उस पर्टिकुलर केस में आप उस पर्सन को या फिर उस इंडिविजुअल को ना तो पूरा आप यहाँ पर उसको ब्लेम कर सकते हो और ना ही उसको आप यहाँ पर पूरी क्रेडिटेबिलिटी दे सकते हो कि बिकॉज ऑफ यू या बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन की वजह से उसकी हेल्थ जो है वो गुड है, क्योंकि एक पर्सन की हेल्थ में और भी कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वेरियस टाइप्स के होते हैं जो कि आपकी पर्सन की हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली वो ये कुछ फर्दर टाइप्स के होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। दैट इज सबसे पहला इनकम एंड सोशल स्टैंडिंग। इनकम एंड सोशल स्टैंडिंग आपकी पर्सन की हेल्थ को कैसे वेरी कर सकता है। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन है, बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे हम रिच या फिर पुअर पीपल की। रिच और पुअर पीपल की ऑब्वियस बात है उनकी इनकम या फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनके एक्सपेंसेस दोनों बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे। तो सिमिलरली वैसे ही उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। आप देख सकते हो कि अगर कोई रिच पर्सन है तो बेसिकली वो अपनी डाइट का जितना भी उसको अमाउंट चाहिए, बैलेंस डाइट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। और वहीं पर ही सामने अगर पुअर पर्सन है तो उसको एक टाइम पे अच्छा मील मिल जाए वही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए एक पर्सन की हेल्थ के साथ साथ में अब अगर वो पर्सन पुअर है और उसकी हेल्थ ख़राब है तो उसके लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके ये अदर डिटर्मिनेंट्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर? तो ये सारे फर्दर रिस्पॉन्सिबल उसके लिए डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आया इनकम एंड सोशल स्टैंडिंग। क्लियर? जो भी आपका रिच या फिर पुअर पीपल आपका फेस करते हैं वो। नेक्स्ट आपकी आती है एजुकेशन की। लैक ऑफ एजुकेशन अगर किसी पर्सन में है या किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में लैक ऑफ एजुकेशन है तो वहाँ पर भी आपके हेल्थ के इश्यूज़ होंगे। वहाँ के लोग हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में, डायग्नोस के बारे में उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे। तो वहाँ पर उस केस में वो लोग अगर डिजीज़ भी उनको हो जाती है तो भी उस केस में वो अवेयर नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी आपकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं कि हेल्थ, पर्टिकुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होती है। मतलब बेसिकली वो आपकी हेल्थ का एक डिटर्मिनेंट है, आपकी हेल्थ को बताएगी कि आपकी हेल्थ इन चीज़ों की वजह से भी ख़राब या फिर अच्छी हो सकती है। क्लियर? वही जैसे अगर आपका एनवायरनमेंट आपके लिए फेवरेबल है तो वहाँ पर आपका उस एनवायरनमेंट में आप अच्छी फेवरेबल कंडीशन में हो तो आपकी वहाँ पर आपकी हेल्थ गुड रहेगी। बट अगर एनवायरनमेंट भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अगर एनवायरनमेंट आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो उस केस में आपकी हेल्थ पुअर हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आती है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क प्लेस कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उस वर्क प्लेस का कोऑर्डिनेशन कैसा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर फिजिकल हेल्थ नहीं आ सकती, बट यहाँ पर मेंटल हेल्थ आपकी इफेक्ट हो सकती है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट और वर्क प्लेस कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और हमने डिस्कस किया है कि हेल्थ दैट मीन्स सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता, आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल हर टाइप की हेल्थ को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, तभी ही वो पर्सन एक्चुअली हेल्दी कंसिडर होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है सोशल सपोर्ट नेटवर्क। सोशल सपोर्ट नेटवर्क दैट मीन्स कि अगर आपका कोई पर्सन डिजीज़ है या उसको कुछ बीमारी हो जाती है, कोई इलनेस हो जाती है, तो उसको सोशल सपोर्ट दैट इज़ फैमिली, फ्रेंड्स, उन सबसे कितना सपोर्ट मिल सकता है कि उसकी वजह से भी उसकी हेल्थ डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन इंडिविजुअल रह रहा है किसी भी वर्क की वजह से या फिर हॉस्टल में स्टडीज़ की वजह से, तो वहाँ पर उसकी हेल्थ को थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लग सकता है क्योंकि वहाँ पर वो टेक केयर करने वाली फैमिली उसको वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सोशल सपोर्ट नेटवर्क भी आपकी हेल्थ का एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स। ऑब्वियसली जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक्स मीन्स अगर कोई डिजीज़ आपके ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर मदर या फिर आपके पेरेंट्स को है तो बेसिकली वो आपके अंदर आ सकती है। दैट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज़, कि अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके एल्डर्स को डायबिटीज़ है या फिर कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो आपके वो चिल्ड्रंस में या फिर आप में आना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि आप उस चीज़ के लिए प्रोमिनेंट हो जाते हो, वहाँ पर वो डिजीज़ आपको ईजिली लग सकती है। तो जेनेटिक्स एक डिटर्मिनेंट है हेल्थ का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर वो करता है। जेंडर ऑब्वियसली क्योंकि हर मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, दिस इज़ द फीमेल एंड मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अलग अलग डिजीज़ेज़ आपके पास होती हैं। कुछ डिजीज़ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, फीमेल्स उसके लिए प्रोमिनेंट होती है, बहुत जल्दी उनको वो डिजीज़ लग जाती है, और कहीं पर मेल्स होते हैं। तो जेंडर भी आपका एक हेल्थ के लिए डिटर्मिनेंट का रोल प्ले करता है। और इसी के साथ साथ में आपके हेल्थ केयर सर्विसेज की, अगर कोई पर्सन या फिर किसी लोकेलिटी में डिजीज़ आ गई है या फिर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है तो वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस कितनी प्रोवाइड की जा रही है कि वहाँ पर आपको पेशेंट्स को डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सिस
मिल रही हैं या फिर खुद से ऐसे करके इलाज हो रहा है या फिर वहाँ पर उनको अच्छे से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। क्लियर? तो इसीलिए ये सारे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के कुछ पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आपकी नेशन है, ऑब्वियसली नेशन आ रहा है मतलब इंडिया या फिर किसी और पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है, तो उसकी नेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका इंडिया का गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट आपकी कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी, वो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर में आती है। सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी 1983 में आई थी। 1983 के टाइम पर आपकी मैटरनल और चाइल्ड डेथ बहुत ज़्यादा होती थी कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वहाँ पर नहीं थे, तो ड्यूरिंग द लेबर ही मदर या फिर चाइल्ड उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती थी या इवन दोनों की ही हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर आपको मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल पाता था। तो बेसिकली 1983 में सबसे पहला आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी और फिर उसके बाद आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2002 में। 2002 में उसके बाद ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद में अब 2017 में आपकी एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है जो अभी भी यहाँ पर फॉलो की जा रही है। क्लियर? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ बेसिकली सबसे पहले 1983 में आई थी और फिर उसके बाद 2002 में आई थी। नेक्स्ट 14 ईयर्स के बाद के गैप के 14 ईयर्स के गैप के बाद आपकी 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, ऑब्वियसली बिफोर कोविड से पहले ही आपकी एक हेल्थ पॉलिसी आई थी जिसके अंदर पर्टिकुलर डिजीजेज या फिर उनको इन्फेक्शन से बचाना, इन सारी चीज़ों को जो भी यहाँ पर ड्रॉबैक्स थे वो सारे फुलफिल किए गए थे। क्लियर है? नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ में जो भी डिफरेंट आपके चेंजेस आने थे, तो यहाँ पर 2017 में जो भी आपके पास पॉलिसीज़ आई थी उसमें आपके 4 मेजर चेंजेस आए थे कि जो कि पहले के टाइम पे जो चीज़ें हो रही थी उन चीज़ों को उन चीज़ों में कुछ नेक्स्ट चेंजेस उन्होंने लाए थे, जो भी अब ये नेक्स्ट 2017 में आपकी पॉलिसी आई थी उसमें। तो सबसे पहला चेंज ये था कि जो भी आपकी मैटरनल और चाइल्ड की जो भी डेथ यहाँ पे रेट इंक्रीज़ हो रही थी, मैटरनल और चाइल्ड की डेथ जो भी उस टाइम पे 1983 के टाइम पे या फिर उससे पहले के और टाइम पे जो भी ये डेथ इंक्रीज़ हो रही थी, उस मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, ये एक पर्टिकुलर चेंज 2017 की NHP में आया था। और इसी के साथ साथ में जो भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल या फिर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम पे जो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत जल्दी फैलती थी, तो उस चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल लाना और उनका एक चेंज करना, बेसिकली 2017 की NHP में ये एक मेजर चेंज था। सेकंड चेंज उसमें ये था कि जो भी आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ दैट मीन्स आपकी कोई भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आपका जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल असिस्टेंट्स है, ये सारी चीज़ें पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम थी, इजीली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी पेशेंट्स को। उस चीज़ को बेसिकली 1/3 या फिर 10%, 20% ऐसे इंक्रीज़ ना करके उस इंडस्ट्रीज़ को डबल डिजिट रेट पर इंक्रीज़ किया गया। जैसे अगर आपके पहले 11 हॉस्पिटल है तो उसको 99 में कन्वर्ट किया जाएगा अगले 15 ईयर्स में या अगले 20 ईयर्स में। ऐसा 2017 की NHP का एक मेजर मोटिव था कि पहले के टाइम पे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा कम थी, रिड्यूस थी, तो उस चीज़ को आपने एनहेंस करना है। और एनहेंस किस तरीके से करना है? बिल्कुल डबल डिजिट की रेट पे उस चीज़ों को ग्रो करवाना है। क्लियर? नेक्स्ट चेंज आपका इधर आता है कि जो भी आपकी एक्सपेंडिचर लग रहा था, कैटास्ट्रॉपिक एक्सपेंडिचर मींस बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा था किस चीज़ को लेकर? हेल्थ को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट लग रही थी कि अगर कोई पर्सन है, कोई पुअर पीपल है, वो लोग अगर 3000 अपना मंथली इनकम कमा रहे हैं तो उसमें से वो कुछ सेव कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे किसी टाइम पे अगर उनकी फैमिली में किसी को कोई भी डिजीज़ हो गई है तो उनकी जितनी भी सेविंग है वो सारी की सारी उनके इलाज में ही चली जाती है। तो वो सारा जो एक्सपेंडिचर लग जाता है, उस सारे एक्सपेंडिचर की वजह से इंडिया में एक पॉवर्टी का, दैट मीन्स गरीबी का बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करना, उसके अंदर चेंज लाना भी 2017 की NHP का एक बड़ा मोटिव था कि जो भी एक्सपेंडिचर आपके लगते हैं इलाज में, हेल्थ केयर सर्विसेज में, आपके जितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगते हैं उन एक्सपेंडिचर को कम से कम लगाया जाए या फिर गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसके अंदर आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम से कम लगे। नेक्स्ट आपका मेजर चेंज आता है, फोर्थ चेंज, जिसके अंदर क्या है? आपकी जो भी कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी, राइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अलाउड टू
अलाउ फॉर इंक्रीज फिजिकल कैपेसिटी। नेक्स्ट आपका मेजर चेंज आया था फोर्थ में, फिजिकल कैपेसिटी को इंक्रीज करना। फिजिकल कैपेसिटी मीन्स कोई भी आपका प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उन सारे सेक्टर्स को मिलाना। बेसिकली जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर सिर्फ गवर्नमेंट का फंड ही यूज़ नहीं करना है आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने में। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर्स भी आपको हेल्प करते हैं, डोनेट करते हैं, किसी भी चीज़ से फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो उसकी ग्रोथ को, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को राइज करवाना भी एक इनका मेजर चेंज था। यहाँ पर बेसिकली PPP एक इंट्रोड्यूस हुआ है। PPP दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP भी एक स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको बेसिकली मर्ज करवा के साथ में काम करवाना। जैसे कि अगर कोई पुअर पीपल है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट को ही अप्रोच करेगा, वो प्राइवेट सेक्टर में जा ही नहीं सकता, वो वहाँ उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो उस चीज़ के लिए PPP ये स्कीम जनरेट की है। इसमें क्या है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर्स में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या पब्लिक हॉस्पिटल्स में, दोनों में एक ऐसी रिजर्वेशन रखवाई है कि दोनों में ही आपके दोनों टाइप के लोग आ सकते हैं। लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपका पुअर पीपल वहाँ पर जाकर इलाज करवा सकता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है कि आपका कोई आयुष्मान कार्ड या ऐसा कुछ भी डिफरेंट कार्ड्स आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपेंस है वो लीस्ट लगेगा और विद द बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है एम ऑफ NHP। एम ऑफ NHP क्या है, टू इन्फॉर्म, बेसिकली आपको इन्फॉर्म करना है, स्ट्रेंथन करना है, प्रायोरिटाइज करना है एंड ऑल्सो क्लैरिफाई। बेसिकली क्या है, ये चारों रोल करने हैं आपको गवर्नमेंट के, ये सारे रोल्स को इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। दैट मीन्स कि NHP का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम ये है कि गवर्नमेंट को अवेयर करवाना है, कि गवर्नमेंट को साथ के साथ पब्लिक को इन्फॉर्म करना है, क्लैरिफाई करना है, स्ट्रेंथन करवानी है और उसको प्रायोरिटाइज करवाना है कि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आनी चाहिए। पब्लिक और जो भी सेक्टर्स हैं आपके, दोनों डिफरेंट पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट का रोल है उसको और ज़्यादा प्रायोरिटाइज या फिर और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, तो बेसिकली आपको मेडिकल सर्विसेज और ज़्यादा बेटर रूप से मिल पाए। तो बेसिकली NHP का ये एक मेजर एम होता है। और इसी के साथ साथ में जो इसके और जितने भी डायमेंशंस है, जैसे आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करानी है या फिर मेडिकल कॉलेजेस बनवाने हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, और इसके साथ साथ में जो भी मेडिकल फील्ड में आपको जितनी भी असिस्टेंस चाहिए वो सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करना एक NHP का एम होता है। दैट इज़ NHP मीन्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एक मेजर एम है, और वो यही चाहता है कि जितने भी डायमेंशंस हैं इन सारे डायमेंशंस में हेल्थ केयर सिस्टम टॉप पर जाए। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है गोल ऑफ NHP। गोल ऑफ NHP में बेसिकली NHP का यही एक गोल रहना चाहिए कि जितनी भी आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो हेल्थ केयर आपकी बहुत ज़्यादा वेल बीइंग रहे। वेल बीइंग रहे किसके साथ में, एक तो प्रिवेंटिव, दैट मीन्स कि आपकी जो भी डिजीजेज हैं उन सब की प्रिवेंशन करवानी है, प्रिवेंटिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ केयर, प्रमोटिंग हेल्थ केयर सिस्टम। दैट मीन्स कि NHP का एक मेजर गोल ये है कि उसकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर जितना भी आप प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट, उतना हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड करवाना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल विद द इनकॉपरेटिंग प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिंग हेल्थ केयर सिस्टम। दैट मीन्स कि अगर उसको पहले तो डिजीज़ को होने से ही रोकना है, प्रिवेंशन करवानी है, और उसके बाद में अगर हो जाती है तो हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करवाना है, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सर्विसेज, असिस्टेंस, जो भी मेडिकल असिस्टेंस पेशेंट को चाहिए उन सारी चीज़ों को प्रमोट करवाना NHP का एक मेजर गोल होता है। और इसी के साथ में अब आते हैं NHP के कुछ प्रिंसिपल्स कि प्रिंसिपल NHP बेसिकली किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। तो बेसिकली NHP 10 प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। इसके आपको सिर्फ नाम मेंशन करने हैं और इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं है। सबसे पहला आपका आता है प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। दैट मीन्स कि जितना भी आपका हेल्थ केयर सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विस में प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, उन सबको एक साथ जोड़ करके, एथिक्स मतलब पर्टिकुलर बिल्कुल राइट तरीके से उन चीज़ों को एक्यूमुलेट करवा कर, जोड़ कर, इंटीग्रेट
क्रिएट करवाकर आपको हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट आपके पास आती है इक्विटी। इक्विटी मीन्स कि किसी भी जेंडर को, कास्ट को लेकर इन सारी चीज़ों को वेरिएशन नहीं करना है। अगर पेशेंट है तो वो आपके लिए सिर्फ पेशेंट है, वो जेंडर, कास्ट, इन सारी चीज़ों के साथ आप उसको अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मीन्स आपके हर सेक्टर में आपको इतनी अफोर्डेबिलिटी करवानी है कि दैट मीन्स कि एक रिच पीपल और उसके साथ साथ में पुअर पीपल दोनों ही वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हेल्थ केयर सिस्टम में अपना जो भी इलाज है वो अफोर्डेबली वो उसको करवा पाए। नेक्स्ट यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी दैट मीन्स कि जितना भी आपने नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई है वो पूरी कंट्री के अंदर एक साथ लागू हो। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट के हॉस्पिटल्स तो उसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ केस के हॉस्पिटल्स उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है पेशेंट सेंटर्ड क्वालिटी ऑफ केयर। पेशेंट सेंटर्ड दैट मीन्स कि पेशेंट, वही बात है जो आपकी यहाँ पर इक्वलिटी में आई थी, पेशेंट का जेंडर, नेम, कास्ट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, बट दैट मीन्स सिर्फ इतना देखना है कि पेशेंट सेंटर्ड हो। अगर पेशेंट इमरजेंसी में है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसको जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो दी जाए। नेक्स्ट इसी के साथ में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि अगर कोई भी इशू होता है, पॉलिटिकल इशू है या कोई भी फाइनेंशियल इशू है एक हॉस्पिटल की वजह से पेशेंट को या फिर उसकी फैमिली को, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उस फर्म को करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि जवाब देना पड़ेगा उसको, वहाँ पर उन चीज़ों का आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंक्लूसिव पार्टनरशिप। इंक्लूसिव पार्टनरशिप मीन्स कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में अगर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है तो वहाँ पर अगर आप अपना हेल्थ केयर का काम जानते हैं या आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनलिज्म है तो वहाँ पर जाकर आप अपनी पार्टनरशिप इन्वॉल्व करवा सकते हैं। तो बेसिकली खुद से उस चीज़ में इन्वॉल्व होना ये आपकी इंक्लूसिव पार्टनरशिप होती है। नेक्स्ट इसी के साथ में प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और ये जो जितनी भी आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको एक साथ काम करवाना है। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में मीन्स जैसे अगर किसी एक हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर को या फिर एक लॉ को आपको बता दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग ही वो फॉलो करेंगे। जैसे बेसिकली अगर फैमिली में किसी बड़े ने अगर कोई रूल बना दिया तो अगर कोई छोटा नेक्स्ट जनरेशन वाला अगर आया है और उसको वो रूल नहीं अच्छा लग रहा है या चाहता है कि इस रूल में अगर ऐसे चेंज हो जाएगा तो वो चीज़ और बेटर हो सकती है, तो बेसिकली वो डिसेंट्रलाइजेशन है कि अगर किसी अथॉरिटी ने अगर आपको कोई लॉ बता दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ही फॉलो होगा। आप अपना भी सजेशन यहाँ पे दे सकते हो और अगर आप अपना सजेशन यहाँ पे दोगे और वो उसके लिए बेटर रहेगा, बेटरमेंट के फेवर में रहेगा तो वो सजेशन को भी माना जाएगा। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन इसका भी एक प्रिंसिपल होता है। और इसी के साथ में आती है डायनेमिक्स एंड अडेप्टिवनेस। डायनेमिक्स एंड अडेप्टिवनेस दैट मीन्स कि जैसे अभी कोविड आया था तो ये सारी चीज़ें कोविड से पहले थी। NHP जो भी आपकी 2017 में आई थी कोविड में आई थी, कोविड से पहले आई थी। तो अब अडेप्टिवनेस होनी चाहिए कि अगर ऑल ऑफ द सडन कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी महामारी जैसी बीमारी अगर आपके पास आ जाती है तो उस एनवायरनमेंट में आपको अडेप्ट करवाना है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स पहले कितना कम थे, हेल्थ केयर प्रोफेशनलिज्म की कितनी कमी थी, तो हर चीज़ वो बेसिकली एक पीक लेवल पे अडेप्ट की गई थी वहाँ पर सब चीज़ों को मैनेज करना बेसिकली। तो ये आपके कुछ NHP के प्रिंसिपल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया जो है ऑब्वियसली सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से एक है। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स कि अब आपको जो प्राइवेट सेक्टर्स या फिर पब्लिक सेक्टर्स जो भी हेल्थ केयर के सेक्टर्स हैं वो आपके पास यहाँ पर दो हैं। दैट इज़ एक तो आपके पब्लिक सेक्टर आती है दैट मीन्स आपका कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस ये सारी चीज़ें, और एक आपकी प्राइवेट आती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। क्लियर। तो बेसिकली प्राइवेट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया ये कहता है कि आपके जो डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जैसे अगर कोई पुअर पर्सन है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल, एक स्टडी में देखा गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसका 4 टाइम्स है। दैट मीन्स कि जितना एक्सपेंस आपका पब्लिक हेल्थ केयर में लगेगा उससे 4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंस आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर में लगेगा। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक हेल्थ केयर में ऑब्वियसली सबसे पहले पब्लिक हेल्थ केयर को दैट मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही अप्रोच करेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अप्रोच करेगा तो उसमें क्या होगी, एनॉर्मस लाइंस होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लाइंस होगी, तो आपको एक पर्टिकुलर छोटी सी डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इसलिए लोग फिर प्राइवेट सेक्टर में
स्विच कर जाते हैं। और इसी के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में आपको बेटर असिस्टेंस मिलती है, बेटर आपकी केयर होती है, बेटर असिस्टेंस और केयर होती है एज कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट। तो पब्लिक और प्राइवेट ये जो दो हेल्थ केयर सिस्टम है बेसिकली ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसी चीज़ के साथ में भी इसी चीज़ को इन्वॉल्व करके वो PPP की स्कीम थी, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें बेसिकली वही था कि दोनों सेक्टर्स को एक साथ मिलाकर के काम करना इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिच लोग भी आ सकते हैं और आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में पुअर पर्सन भी जाकर वहाँ पर अपना इलाज करवा सकता है। तो उस चीज़ों में दोनों में आपको गवर्नमेंट कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाती है जिसमें आपके लिए दोनों ही सेक्टर्स आपके लिए, दोनों हेल्थ केयर सेक्टर्स आपके लिए बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन बेसिकली क्या होती है, NHM है। NHM का गोल यहाँ पर क्या है, द गोल ऑफ NHM इज़ टू मेक, जो भी आपका हेल्थ केयर सिस्टम है उसको और ज़्यादा रिलायबल बनाना, रिलायबल, एक्सेसिबल, इनएक्सपेंसिव एंड मोर एफिकेंट। बेसिकली NHM का एक गोल, मेजर गोल ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम को आपका और ज़्यादा रिलायबल बनाना है, इनएक्सपेंसिव बनाना है, एफिशिएंट बनाना और एक्सेसिबल बनाना। ये आपका NHM का एक मेजर गोल होता है। NHM बेसिकली आपकी दो सब डिविजन्स में क्लासिफाइड होती है, सब डिविजन्स, दैट इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेक्स्ट इज़ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। बेसिकली NRHM एंड NUHM। बेसिकली NHM के आपके पास दो मेजर सब डिविजन्स होते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। बेसिकली रूरल और अर्बन दैट मीन्स एक ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट आपके जो भी हेल्थ मिशंस है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर ये नेशनल हेल्थ का एक सब डिविजन का पार्ट है। अब नेशनल रूरल हेल्थ या फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में बेसिकली क्या होता है, वही सारे पॉइंट जो कि एक हेल्थ केयर सर्विस को आपको और ज़्यादा एनहेंस करवाने हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसका गोल क्या है, आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज को और ज़्यादा रिलायबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना, इनएक्सपेंसिव बनाना और एफिशिएंट बनाना। दैट मीन्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में ही हेल्थ केयर को आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जाना है। जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स या जो भी उनकी सजेशंस हैं उन सबको बेसिकली मानना आपका NHM का एक काम होता है। NHM एक मिशन है जो कि आपके ग्रामीण और शहरी दैट इज़ रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों के लिए डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं NHM के कुछ एम्स। NHM के जो एम्स है मतलब बेसिकली वो रूरल और अर्बन दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट सेम है। जो दोनों का काम है, जो एम है, दोनों जिस मोटिव से काम करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो NHM के बेसिकली आपके पास कुछ एम्स आते हैं। उसमें सबसे पहला एम ये है कि रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि पहले के टाइम पे जो कि हमने पहले स्टडी किया, मैटरनिटी और इन्फेंट की जो डेथ हो रही थी ड्यूरिंग द लेबर या फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी, उस टाइम को उस चीज़ को बेसिकली रिड्यूस करवाना है और अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा कर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है वुमेन हेल्थ केयर वाटर ड्रेनेज। मतलब बेसिकली अगर किसी हॉस्पिटलाइजेशन में आपकी जो भी है वुमेन की हेल्थ केयर बेटर होनी चाहिए, जो भी वुमेन है उन सबकी बेटर होनी चाहिए हेल्थ केयर। नेक्स्ट उसी के साथ में उस हॉस्पिटल में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में वाटर ड्रेनेज, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इम्यूनाइजेशन, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन मीन्स बेसिकली आपको जो वैक्सीन्स लगती हैं वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो उस प्रोसेस को बेसिकली इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। और उसी के साथ में नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ अनीमिया एंड वुमेन, जो कि वुमेन होती हैं छोटी 15 to 18 तक की एज की, जिनको अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, उस चीज़ को ट्राई करना कि उस चीज़ को हम रिड्यूस करवा सके। तो ये बेसिकली NHM के कुछ एम्स हैं। और उसी के साथ में इसका एम है कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस एक्सेट्रा डिजीजेज। मतलब ये जो डिजीजेज हैं जैसे कम्युनिकेबल जो कि एक दूसरे के साथ में रहने से साथ में फैलती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक के साथ में एयर के कॉन्टैक्ट में आकर के नहीं फैलती है, दूसरी टाइप की डिजीज़, और इसी के साथ में कोई ऐसे फर्दर इन्फेक्शंस हैं उन सब की प्रिवेंशन करवाना या उन सब की रिडक्शन करवाना।
नेक्स्ट आपके पास आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मीन्स कि जो भी पॉपुलेशन आपकी इंडिया की ग्रोथ बढ़ती जा रही है उस चीज़ को स्टेबलाइज करवाना, लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज देना, अवेयर करना। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। जो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहनी चाहिए उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उस हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करवाना। तो बेसिकली नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बेसिक कुछ आपके पास एम्स होते हैं पर्टिकुलरली। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक बार यूएन, दैट इज़ यूनाइटेड की मिलेनियम कमिटी ने बेसिकली क्या किया था, सितंबर 2000 में, सितंबर 2000 में एक ऐसी मीटिंग रखवाई थी। उस मीटिंग के अंदर बेसिकली आपके पास क्या थे, नंबर ऑफ नेशंस थे, दैट मीन्स 189 नेशंस ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। यूएन मिलियन कम्युनिटी ने सितंबर 2000 में एक मीटिंग रखी थी या फिर एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर बनाया था जहाँ पर उसकी 189 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। और उसी के साथ साथ जो भी वहाँ पर डिसीजंस या फिर सजेशंस आए थे उन वहाँ पर ऑलमोस्ट 147 हेड्स ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भी स्टेट के हेड्स थे, स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ पर 147 हेड्स के वहाँ पर सिग्नेचर थे। दैट मीन्स कोई भी अगर वहाँ पर सजेशन आया था तो वहाँ पर 147 लोगों के सिग्नेचर वहाँ पर थे। क्लियर। बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक टाइप के गोल्स हैं जो कि एक जैसे इंडिया ने NHM बनाई थी वैसे ही कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्स होती है। तो बेसिकली स्टार्ट कैसे हुई थी, यूएन ने सितंबर 2000 में 189 नेशंस और 147 हेड्स ऑफ द स्टेट के सिग्नेचर के साथ में कुछ गोल्स बनाए थे। और बेसिकली ये सब कुछ कब आया, फिर इन्होंने नंबर ऑफ गोल्स जो बनाए थे वो ऑलमोस्ट थे 8 गोल्स बनाए थे। और ये आपके पास एस्टेब्लिश या फिर अप्लाई हुए थे, जैसे 2000 में आपकी मीटिंग हुई थी तो वो गोल्स आपके पास ऑलमोस्ट 2015 तक आए थे। 2015 में ये 8 गोल्स जो आए थे वो सारे अप्लाई किए गए थे। अब ये 8 गोल्स कौन से हैं, तो पर्टिकुलर 8 गोल्स यहाँ पर ये आते हैं, जिसमें सबसे पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जो भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इंडिया में है, बहुत ज़्यादा गरीबी है और हंगर है, उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। ये जैसे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स या फिर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती है वैसा ही ये गोल है। क्लियर। और इसी के साथ में अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की, यूनिवर्सल में हर एक इंडिया के हर एक पार्ट में एजुकेशन पहुंचाना, वहाँ पर एजुकेशन लोगों को अवेयर करना, एजुकेशन की लैक या फिर कमी नहीं होने देना। नेक्स्ट इसी के साथ में मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। मैटरनल हेल्थ बेसिकली जो भी प्रेग्नेंट वुमेन या फिर उनके चाइल्ड के साथ में होती है उस हेल्थ से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आपकी जो भी HIV, मलेरिया या फिर और भी अदर डिजीज, दैट मीन्स कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, उन सबको प्रिवेंट करवाना या उन सबकी रिडक्शन करवाना। ये जितनी भी आपके पास पॉलिसीज़ आ रही हैं इन सब का ऑलमोस्ट एक ही एम है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर एम है जैसे आपका प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जो भी मेल फीमेल के अंदर जो भी भेदभाव हो रहा था पहले के टाइम पे, तो उस चीज़ को जेंडर इक्वालिटी देना कि मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल हैं। क्लियर। विमेन भी वो सारे काम कर सकती है जो मेल कर सकता है। तो बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करवाना। और उसी के साथ में एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और इंक्रीज़ करना। जो भी एनवायरमेंटल है कि आप ये चाहते हो कि और फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए सेव रहे, सस्टेनेबल रहे। नेक्स्ट इसी के साथ में रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो भी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो रही थी, जैसे छोटे बच्चों की एक कम उम्र में डेथ होना, उस चीज़ को रिड्यूस करवाना था। और उसी के साथ में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। जैसे इंडिया को अभी कोविड के टाइम पे इंडिया ने जैसे अदर कंट्रीज़ की हेल्प की या फिर अदर कंट्रीज़ ने इंडिया की हेल्प की, तो बेसिकली सारी कंट्रीज़ के साथ में ग्लोबली पार्टनरशिप करना एक डेवलपमेंट के लिए बहुत बेटरमेंट माना जाता है। बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कुछ 8 गोल्स हैं, ये कि आपको डायरेक्टली पूछ जाएंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। क्लियर। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी में है, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे हेल्थ को लेकर के, और उसके साथ साथ में जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की थी इन सबको हमने स्टडी किया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।